हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी में पूरी जी जान से जुटे हुए होंगे। देखिए, आज की मैं बात कर रहा हूं, किसकी आज की बात कर रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 12 की आज हम बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 12 की बात कर रहा हूं। इससे पहले के आपने 11 लेक्चर पढ़ लिए होंगे। देखिए, 11 लेक्चर पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, जब भी हम 12 को कर पाएंगे। ये भी एक सिमिलर मैनर में सारी चीजें चल रही हैं। पहले हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ा, शून्य कोटि अभिक्रिया को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने बात करी किसकी? प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करी। प्रथम कोटि के बाद बात कर रहे हैं अब द्वितीय कोटि अभिक्रिया की आज बात करेंगे। देखिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की बात करेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। अब पहले तो हम ये समझे भाई सेकंड ऑर्डर क्या होती है, जीरो ऑर्डर क्या थी, फर्स्ट क्या थी। उसी प्रकार भाई ये क्या है? सेकंड ऑर्डर है। और सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है सर? इसको एक बार समझ लें, बात समझ में आ गई होगी। सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया का क्या मीनिंग है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए, सेकंड ऑर्डर में क्या होगा? मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बन रहा है भाई? प्रोडक्ट बन रहा है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद। देखिए, प्रथम कोटि में दर अभिकारक की एक घात के समानुपाती थी। अब द्वितीय कोटि की बात करेंगे, सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे, दैट मीन्स जो रेट है वो कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के 2 घात के समानुपाती होगी। यही तो बात होगी। उसकी पावर कितने के? 2 के समानुपाती होगी। मैंने लिख दिया ए और बी इज इक्वल टू क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। यदि यहां रेट की बात करता हूं, रेट क्या होती है भाई? दर होती है। दर समानुपाती क्या होगी बताओ? दर किसके समानुपाती होगी बच्चों? ये हमने पढ़ रखा है, ए की सक्रिय द्रव्यमान कह दूं या ए की सांद्रता के और बी की सांद्रता की। इनकी सांद्रता घात कितनी है? या एक एक। इसको क्या लिख सकते हैं? रेट बराबर क्या लिख सकता हूं? के समानुपाती का साइन हटाया, ए और बी। ये एक बात तो ये हो सकती है, ये इसकी भी एक घात है और इसकी भी एक घात है। तो जो दर है वो का आपको दिखाई दे रही है, वो कितनी घात के समानुपाती दिखाई दे रही है बच्चों? 2 घात के समानुपाती हमको दिखाई देती है। रेट 1 और 1 2। ऐसे तो क्या निकालते हैं? कोटि की निकालते हैं। या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक बात तो हम ये कह सकते हैं, या ये ए और बी दोनों सिमिलर हो। इफ क्या हो? यदि मैं ये कह दूं भाई इफ ए बराबर बी है, एक जैसे ये, तो अब इसको क्या लिखेंगे? तो सर अब इसको ये लिखेंगे 2a इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ऐसा लिख सकते हैं, 2a इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिख सकता हूं। अब यहां पर बच्चों क्या होगा? रेट समानुपाती होगी ए की और इसकी घात कितनी है? 2 के। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2। ये लिख सकते हैं 2 नंबर, इनको बना लें। मतलब जो दर है वो अभिकारक की सक्रिय द्रव्यमान के या सांद्रता की 2 घात के समानुपाती होती है द्वितीय कोटि अभिक्रिया में, और कुछ भी नहीं। प्रथम के शून्य कोटि में 0 घात के समानुपाती होती है। नोट कर लो भाई फटाफट इसको नोट कर लें, तब आगे बात करते हैं। और यही बात आपने नोट कर ली तो यही अभिक्रिया, इसकी डेफिनेशन लिख रही है। कोई रासायनिक अभिक्रिया, क्या बात लिख रही है? कोई रासायनिक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की कहलाती है। कब कहलाती है? जब अभिक्रिया की दर 2 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर, प्रत्येक के लिए प्रथम क्रम पर 2 अभिकारकों पर सांद्रता पर निर्भर हो, या दूसरी बात, या केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता के वर्ग पर निर्भर हो। या तो 2 अभिकारकों की एक एक घात के समानुपाती हो, या क्या कहते हैं, एक ही अभिकारक की 2 घात के समानुपाती हो। और ये बात भी लिखी हुई है क्या? ए केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी द सेकंड ऑर्डर इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट। रेट किस पर डिपेंड करेगी?
रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी। टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ईच, दोनों के रेस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर होनी चाहिए। जैसे इसकी और ए और बी की, ये आप देख रहे हैं दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। साथ ही साथ और क्या कहता है, और द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सिंगल रिएक्टेंट, या स्क्वायर हो सिंगल रिएक्टेंट का, तो ये क्या कहलाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भाई कहलाती है। ये नोट कर लें और साथ ही साथ ये डेफिनेशन भी इसकी नोट कर लो भाई, तब आगे बात करेंगे। कर ली बेटा, ये नोट कर लिया आपने, साथ ही साथ हमें नोट भी करना है। और देखो नोट करना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखना भी बहुत जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। अब यहाँ पर ये आपने नोट कर लिया, ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि दर जो कोटि कैसे निर्धारित करते हैं, इसके वन के कोटि हो गई, ऑर्डर हो गया, ये टू ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पर आगे चलिए, आगे देखते हैं दर और अभिकारक की सांद्रता का संबंध क्या है। अभी बताया ये तो, दर या तो यही तुमने नोट करा है, क्या करा है, रेट, कलर चेंज कर लेते हैं, क्या लिखा है बच्चों, रेट, यही तो लिखा है, बराबर के ए की पावर, और रेट इज इक्वल टू ए की पावर 1 और बी की पावर 1, दोनों की पावर 1। यही बात लिखिए, दर या तो किसी एक अभिकारक की सांद्रता के वर्ग पर निर्भर करती है, इस पर निर्भर करती है, या तो ये किस पर निर्भर करेगी, इस पर निर्भर करेगी, या दो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल पर, या भाई इनका क्या कर दें, एक एक को जोड़ दो आप तो द्वितीय कोटि की हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इतनी बात पढ़ने में। मैं समझता हूँ किसी बच्चे के कोई तकलीफ है क्या ये समझने में, 1 और 1 2 हो रहा है, इसमें है ही क्या है, इसमें या तो किसी एक अभिकारक की सांद्रता के वर्ग पर निर्भर करेगी, या अभिकारक की सांद्रताओं के गुणनफल पर निर्भर करेगी। चलिए नोट करते जाएं, साथ ही साथ हर चीज को आप बोर्ड पे जो भी लिख रहा है नोट करना बहुत जरूरी है। अब आगे बात देखिए, कोटि ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर बार बार चीख कर मैं कह रहा हूं कि इसकी ऑर्डर क्या है, 2, और हम पढ़ भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहे हैं, तो इसका ऑर्डर भाई क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, इसका ऑर्डर 2 है। अब यूनिट की बात बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी बात है, इसकी यूनिट क्या होगी, देखो यहां पर देख लेते हैं एक बार। यूनिट निकालने के लिए एक बात करी थी, यूनिट निकालें, यूनिट के लिए एक फॉर्मूला बताया था, क्या याद है, क्या बताया था, मोल 1 - n और लीटर n-1 और सेकंड, ये फॉर्मूला था पहले बताया था, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको याद होगा। n क्या है यहाँ पर, n क्या है, ऑर्डर, और कोटि जिसको तुम कहते हैं, कोटि है भाई n। अब n की वैल्यू 2 लिखो, 2 लिख देता हूं सर, 2 लिख दीजिए, मोल 1 - 2 हो गया सर, और लीटर सर हो गया 2 - 1, और इस पर कोई प्रभाव नहीं आया, ये ऐसा ही रहा सर। इसको सॉल्व कर ले बेटा, इसको सॉल्व करेगा तो ये यूनिट क्या बन जाएगी, मोल -1, लीटर क्या बन जाएगा, 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, और सेकंड इनवर्स, ये मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स ये बन गया। और यही बात यहाँ पर देखो क्या लिख रही है, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स पर लीटर, ये इसकी क्या है, यूनिट, ये इसकी यूनिट हमने निकाल ली। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई, दोनों वर्जन में लिखी हुई है, इंग्लिश और हिंदी में, कि लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। और यही बात हमने यहाँ पर प्रूव करी है कि लीटर, इसको ऐसे लिख लें, उसी तरह लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स, यही बात हमने यहां पर भाई प्रूव करी है कि लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड। तो इसके कोटे जो ऑर्डर भाई 2 होता है, यूनिट आपने देख ली, यूनिट क्या है इसको भी आप नोट कर लें।
ये बात नोट कर ली। अब बात आती है इसके उदाहरण की। भाई उदाहरण की तो बताओ सर, इसके एक दो एग्जाम्पल तो बताओ। NO2 का डिकम्पोजिशन पहले बता चुका हूं मैं पहले स्टार्टिंग में। भाई इसके उदाहरण हमने पढ़ चुके हैं, फिर भी और ले लो और एक बार देख लो। सर मेरा काम तो बता नहीं चाहिए। NO2 का डिकम्पोजिशन करें तो ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। अब NO2 का डिकम्पोजिशन कैसे होगा सर, इसको थोड़ा सा हमें समझा दो, हम तो भूल चुके हैं। भाई भूल चुके हो तो याद करो, ये मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस लेक्चर। NO2 का डिकम्पोजिशन जैसे मैंने लिख दिया 2NO इज इक्वल टू 2NO प्लस O2। सर याद आ गया, आपने बताया था, ये रिएक्शन बताई थी। यहां पर देखो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसके कोफिशिएंट कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। 2 लगा हुआ है NO2 के आगे, तो ये कोटि इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। HI का निर्माण सर ये भी हमें पता है, H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI होता है। सर ये था सेम वाला हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया 2A वाला, और ये हो गया A प्लस B वाला एग्जाम्पल हो। A प्लस B वाला हो गया कि H2 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या बना देता है, 2HI बना देता है। HI का निर्माण ये भी क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो दोनों को नोट करें, तब अगले एग्जाम्पल की बात करो। दोनों को नोट कर लिए फटाफट, और दोनों को नोट कर लिया हो तब अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। और कहाँ गया भाई, एक एग्जाम्पल और पढ़ेंगे, इसका नहीं है क्या, देखते हैं कहाँ गायब हो गया। एक एग्जाम्पल ये इधर आ गया। एक उदाहरण और देख लिए, स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर विद NaOH। ये और देख लिए, एक एग्जाम्पल की बात और कर ले। एस्टर की क्या कह रहा है कि एस्टर की NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, साबुनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, जैसे CH3 COO C2H5 ये है। और साफ लिख देता हूँ, ये पेन गड़बड़ कर रहा है थोड़ा, और दोबारा लिख देता हूँ। सर दोबारा लिख दो, CH3 COO C2H। इथाइल एसीटेट पर NaOH की रिएक्शन करा, रिएक्टेंट एक ये रहा, सेकंड ऑर्डर की आपको दिखाई दे रही है। ये सेकंड ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट यहां पर क्या बन जाएगा, आपको पता है, CH3 सब पढ़ चुके हो, COONA प्लस C2H5 OH बनेगा। ये सोडियम एसीटेट क्या कहलाता है, सोडियम एसीटेट, और ये भाई ये कहलाता है इथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल कहलाता है। तो ये सोडियम एसीटेट, ये एथिल अल्कोहल कहलाता है। और रिएक्शन इस प्रकार होती है, तो जिससे आप इसको भी नोट करें, इससे आगे चलें। हाँ भाई कर लिया, बिल्कुल कर लिया सर। हम साथ ही साथ भाई नोट भी करते जाएं। देखो नोट्स बनाना जरूरी है, और खुद की हैंड राइटिंग में आप लिखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कभी आप सोचें टीचर के नोट्स में PDF मिल जाए तो उससे समझ में नहीं आता। आप खुद लिखें कॉपी में, मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगली मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अब बात कर रहा हूँ कि इसकी रेट लॉ की बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है भाई रेट लॉ क्या होगा। अभी आपने देखा यहाँ पर A प्लस B इज इक्वल टू क्या था, प्रोडक्ट। इसके लिए रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा है K, A की सांद्रता या B की, या तो ये हो जाएगा, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K A की पावर 2। ये इसके लिए क्या है, रेट लॉ समीकरण क्या कहलाती है, रेट लॉ, वेग नियम। इसको हिंदी में कह देंगे, हिंदी वाले बच्चों नाराज ना हो, तुम्हारे लिए भी लिख रहा हूं, वेग नियम। वेग नियम क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K A की पावर 2,
ये अब एक डिफरेंशियल रेट लो और बता दो सर, अवकलन, क्या ये अवकलन दर समीकरण। अवकलन दर समीकरण क्या होगा, अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, यहां लिख देता हूं, R इज इक्वल टू के ए की पावर। R यहां पर क्या है, रेट, इसको ऐसे लिख लो, R इज इक्वल टू क्या है, ए की पावर। रेट जो है ये ऐसे थी समीकरण, यहां लिख देता हूं क्या, 2a, या 2a इज इक्वल टू p, ये इस प्रकार से। तो अब इसके लिए अवकलित रेट समीकरण आप लिखते हुए आए हो, अवकलित दर समीकरण आपको पता है और शुरू से ही आप लिखते हुए आए हो। जीरो कोटि में लिखा था सर हमने, और उसमें भी लिखा था प्रथम कोटि में, क्या लिखा था, रेट क्या होगी अभिकारक की, माइनस डी ए है ना, ये अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 2। ये सर इसके लिए क्या होगी, अवकलित दर समीकरण होगा। आर की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस डी अपॉन डी टी। ए के माइनस का साइन क्या बताता है, यहाँ पर माइनस ये बताता है ए की सांद्रता समय के साथ घट रही है, ये बताता है माइनस डी अपॉन डी टी बराबर के ए की पावर कितनी है, 2 है। ये अवकलित रेट समीकरण है इसका, इसको भी नोट करें, तब समाकलित वेग समीकरण की ओर चलेंगे। तो इसको भी नोट कर लो फटाफट, तब अगली बात करेंगे। करिए, ये हम नोट कर लें, अवकलित रेट समीकरण क्या है, और फिर मैं बात करूंगा इसकी समाकलित वेग समीकरण। कर लिया, बहुत बढ़िया, ये हमने कर ही लिया। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसको क्या कहते हैं, समाकलित समीकरण। कैसे निकालेंगे, ए क्या बना रहा है, पी बना रहा है, और पी और पैरेट नहीं है, पी फोर क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद, जिसको क्या कहते हैं भाई, उत्पाद कहते हैं। ये ए इज इक्वल टू क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब t बराबर 0 पर, जब समय 0 है, इसकी सांद्रता, ए की सांद्रता हम क्या मान के चलते थे, यहां पर हमने मान ली थी ए, और इसको क्या मान रखा था, ए नॉट के बराबर, और इसकी बताइए इसकी कितनी रहेगी, 0 स्टार्टिंग। टी बराबर टी समय पर ए माइनस एक्स, मान लीजिए एक्स इसमें से निकल गया, टूट गया, तो ये कितनी मान रखी थी, 80, और ये कितना बच गया, एक्स बच गया। यही तो होता था। ए नॉट क्या है भाई, ये आपको पता है, दोबारा लिख देता हूं, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक सांद्रता। ये प्रारंभिक सांद्रता, और भाई 80 क्या है, 80 है फाइनल कंसंट्रेशन, जिसको कहते हैं अंतिम सांद्रता। कहीं 80 ए माइनस एक्स के बराबर है, या लिख लें चाहे, मैंने लिख रखा है वैसे तो ऊपर, ए नॉट किसके बराबर है, ए के, और 80 भाई किसके बराबर है, ए माइनस एक्स के बराबर। ये प्रारंभिक सांद्रता बनाते जाएं फटाफट, और ये अंतिम सांद्रता ये हमने बना दी। इतना आपने नोट कर लिया, जैसे सब में करते आए थे, कोई नई बात नहीं लिखी है, ऐसा ही हर रिएक्शन में करते आए हैं, एक जैसा ही है। एक यदि आपको आ गया, 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सबका कर दोगे, कहीं कोई झंझट नहीं है इसमें। अब देखिए, अब इसके बाद हमने अवकलित वेग समीकरण क्या लिखा था, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। ये पहली समीकरण हमने लिखी, ये लिखी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और माइनस डी ए
डी टी को यहां ले जाऊं, ए स्क्वायर को यहां ले आया बराबर के डी, इसको नंबर 2 डाल। इतना आप देखो कि ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? समीकरण 2 का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या लिख दें? इंटीग्रेशन करने पर इसका इक्वेशन 2 का कर दो। कैसे? इंटीग्रेशन का साइन माइनस को बाहर ले लेता हूं, क्या डी ए, और ये सर हो गया भाई, क्या हो गया, ए की पावर 2 बराबर के। ये अब लिमिट बताओ आप, लिमिट क्या लगाऊंगा बोलना? प्रारंभिक सांख्यता कितनी है? ए नॉट, और ये भाई कितनी है? ये बराबर क्या? टी बराबर 0 से टी बराबर टी पर। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। मैंने अभी कुछ नहीं करा है, जैसे हमने लिखे थे फॉर्मूले भाई वैसे ही लिख दिए। मैंने क्या करा, माइनस डी अपॉन डी टी के एक पावर 2 लिख दिया, ये लिख दिया एच इट इसको, और फिर मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया डी अपॉन डी, इसको यहां लिया है, ट्रांसफर कर दिया, ए स्क्वायर के डी टी, इसका इंटीग्रेशन करा है। अब इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, इंटीग्रेशन को समझ लो। ये इंटीग्रेशन है, यदि यहां देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन आ जाए dx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन कोई बता सकता है क्या भाई? मुझे कोई बच्चा बता सकता है क्या कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? x की पावर -2 dx। इसमें किसी को तकलीफ है क्या भाई? यदि मैं ऐसे लिख दूं x की पावर -2 अपॉन x पर -2 dx, ऐसा लिख सकता हूं, और इसका x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये -1 अपॉन x के बराबर। इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। पावर को क्या करें? एक जोड़कर, और बटे में भी कर देंगे, -2 में एक जोड़ें और ऐसे ही पावर को नीचे लिख दें, और जब करेंगे तो ये -1 आया, माइनस का लगा दिया, ये माइनस का 1 आया, माइनस का x का मतलब क्या है? 1 अपॉन x लिख दें इसको, एक ही तो बात है। ऐसे अब इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई। इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा? ये आ जाएगा सर, अब हम सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हो? माइनस। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, माइनस में ही तो आया 1 अपॉन ए लिख दूं क्या, और ए नॉट ए टी, ये के, और इसका टी 0, इस पर 3 नंबर डाल। देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। डी अपॉन ये एक्स है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर ही तो हो गया है। इसका 1 - x माइनस करके ये लिख दिया, के टी ये लिख दिया, ये लिख दिया। और अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, माइनस, इसको आगे ले लें क्या? चलिए आगे लिख लेते हैं। माइनस ये था, -1 अपॉन ए, और ये ए नॉट, ये ए टी बराबर के टी 0, ये था। इसको क्या लिख सकता हूं भाई? -1 अपॉन ए टी, अंतिम सांद्रता, माइनस क्या करते हैं, और प्रारंभिक सांद्रता, माइनस क्या है? 1 अपॉन ए नॉट, ये है बराबर के, और इसको क्या हो जाएगा? के डॉट टी, ये हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, इसको ऐसे लिखूंगा ना t - 0, तो मैंने क्या लिख दिया? के टी लिख दिया। चलो एक स्टेप और बढ़ा देंगे,
क्या करा है? अंतिम लिमिट माइनस प्रारंभिक लिमिट, यही मैंने करा है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए भाई, इसको क्या लिख सकते हैं मुन्ने, यहां पर देखो, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, ये माइनस का है और ये माइनस का प्लस का हो गया, 1/80। बात आ रही ना, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस से और करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1/A0, ये हो 1/80 -1/A0 बराबर, ये क्या हो जाएगा, k.t, ये इसका क्या है, समाकलित वेग समीकरण। और मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ऐसे kt = 1/80 1/80 -1/A0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, k = 1/t और 1/t 1/80 -1/A0, ये भी एक फॉर्म, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, इसकी समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण है, इसकी क्या है, समाकलित समीकरण कहलाती, यही है समाकलित इंटीग्रेटेड वेग, ये इसकी समाकलित वेग समीकरण कहलाएगी भाई। तो इतना नोट करें, पहले आप ये वाला नोट कर लें, ये यहां से ही तुम लिख रहे हैं, यहां से देखो, यहां से कर रहे हैं इसको, इंटीग्रेटेड वेग समीकरण यहां से नोट करना चालू करें, इसको नोट कर लें भाई पहले, और ये नोट कर लिया तो फिर इसके बाद ये सेकंड नंबर का नोट करो, इसको नोट करिए, करो फटाफट, और इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया, तो फिर इसको नोट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट आ गया, ये स्टेटमेंट आ गया, और इस पर आप क्या है, ब्लॉक बनाना, ब्लॉक बनाना, ये बन गई हमारी समीकरण, ये भी यही है, एक ही बात है ये इसको आप नोट कर लें, तब आगे की बात करेंगे। कर लिया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम सीख रहे हैं सभी चीजों को। अब अगली बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की और बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे सर, अर्धायुकाल, हाफ लाइफ की बात है। अब हाफ लाइफ क्या होता है भाई, हाफ लाइफ का क्या मतलब है सर, ये हमने पढ़ रखा है। हाफ लाइफ का क्या मतलब है, हाफ लाइफ का ये मतलब है कि प्रारंभिक सांद्रता कितने समय पर, कितने समय पर प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाए, कितने समय पर, ये टी हाफ बन जाए, ये क्या कहलाती है, टी हाफ। टी हाफ पर ये कितनी हो जाएगी, ये घटकर A0/2 हो जाए। प्रारंभिक सांद्रता घटकर कितने समय पर कितनी हो जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, और ये अब अपनी क्या बन जाती है, ये आपकी क्या बन जाएगी, अब AT बन जाएगी, अंतिम सांद्रता, ये क्या कहलाएगी, AT कहलाएगी। बात आ रही समझ, कि प्रारंभिक सांद्रता घटकर आधी रह जाए, वो कहलाता है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ का कैसे करेंगे सर, यहाँ पर देखिए भाई कैसे करेंगे, अभी हमने निकाला है 1/80 -1/A0 = KT, ये फॉर्मूला भी ड्राइव्ड करा है, ये बनाया है हमने, ये अभी बनाया है इसको, ये फॉर्मूला भी हमने लिखा।
ये लिखा है। अब यहां पर AT बराबर क्या हो गया, A/2 हो गया, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, 1/1/A0/2 माइनस 1/A0 इज इक्वल टू KT, ऐसा लिख सकता हूं। और भाई इसको क्या लिख सकता हूं सर, इसको 2/A0 ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/A0 बराबर KT। भाई ऐसा भी तो लिख सकते हैं। एलसीएम क्या आ गया, देखो A0 आ गया, क्या आ गया, A0, ये क्या रहेगा 2 माइनस 1 बराबर KT। यहाँ पर अब क्या है, KT हाफ लिख दूं, किसी को दिक्कत, ये हो सकता है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/A0, 1/A0 बराबर KT हाफ। ये आ गया, ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन बन के आ गया। और T हाफ बराबर क्या लिख सकता हूं इसको भाई, देखो T हाफ बराबर अर्ध आयु काल 1/, क्या लिख सकता हूं कि A0 लिख सकते हो। ये एक नंबर डाल लें और ये भाई 2 नंबर। ये T हाफ का फॉर्मूला है कि 1/KA0 बना दो। T हाफ बराबर 1/K, मतलब ये भी आप कह सकते हो कि जो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर देखो, यहां लिख देता हूं कि T हाफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A0। ये यही तो आ रहा है सेकंड ऑर्डर के लिए रिलेशन। और इसको जनरलाइज मैं करूं, और इसको जनरलाइज कर देता हूं, तो T हाफ प्रोपोर्शनल होता है 1/A0 की पावर n-1। ये इसको हम कर सकते हैं। और जैसे जीरो ऑर्डर है, देखो कैसे सर इसको समझाओ थोड़ा, वो जैसे जीरो ऑर्डर लिखा, जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, T हाफ क्या हो जाएगा, जीरो लिखूंगा तो A0 की पावर -1 आया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, A0 लिख सकता हूं। दूसरा फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस पर डिपेंड करती नहीं है, T हाफ इसके लिए क्या था 0.693/K था। और सेकंड ऑर्डर ये आपने लिख ही लिया, ये क्या है सेकंड ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए। तो ये फॉर्मूला है जनरलाइज, ये सामान्य इसको फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इसके लिए T हाफ इसकी जो है क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई इसको भी बना लो तो बहुत बढ़िया रहेगा, इसको भी आप नोट कर लें साथ ही साथ, जिससे सारी चीजें आपके एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। कर लिया, बहुत बढ़िया। तो आज हमने ये बात सीख ली, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सीख लिया, क्या है इसका रेट लॉ, क्या है इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्या है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, क्या है हाफ लाइफ, क्या है, ये सारी बातें कर ली। और नेक्स्ट लेक्चर में इसके ग्राफ की बात करेंगे। जब तक आप इसको नोट कर और नोट कर ही लिया है आपने, और जो पुराने प्रीवियस लेक्चर हैं बैकलॉग तो नहीं है, तो उसको भी आप पढ़ लें, और जिससे आपकी सारी चीज क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ग्राफ की बात करेंगे और नई बात करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपका होता जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।